आज मैं आपके सम्मुख एक बार फिर भाषा और आधुनिकता नामक अध्याय को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। गद्यावतरण का वाचन इस प्रकार है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है, यत्न साध्य या सहज सिद्ध। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रहती। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात तो सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रख करके ही बिना उस भाषा के मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक एवं साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए। इसकी अत्यंत आवश्यकता है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं कि अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर में भाषा में हम परिवर्तन करें तो किस प्रकार करें। तो इसके लिए उन्होंने यह बताया है कि भाषा में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यत्नसाध्य परिश्रम करके भाषा के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए। दूसरा सहज सिद्ध, दूसरा कि जनसाधारण में भाषा का जो स्वाभाविक प्रयोग होता है उसको बढ़ावा दिया जाए, और इन दो माध्यमों से भाषा में परिवर्तन होता है। भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए लेखक की दृष्टि में दो तत्व अतिशय महत्वपूर्ण हैं। पहला कि व्यक्ति प्रयत्न करे और दूसरा कि व्यक्तियों का समूह परिवर्तन, समूह इसके लिए प्रयासरत है। समूह में रह करके भी भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि संस्थाओं के माध्यम से भाषा के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। यह परिवर्तन सामूहिक होता है, क्योंकि समूह के कुछ भाषाविदों द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि परिवर्तन स्वाभाविक हो, चाहे वह प्रयत्न के द्वारा किया जाए चाहे जनसाधारण में किया जाए। आवश्यकता इस बात की हो कि वह स्वाभाविक हो, शब्दों से बहुत छेड़छाड़ न की जाए। इससे उसकी मूल आत्मा विकृत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और शब्द अपनी आभा खो देगा, अपने महत्व को खो देगा। इसलिए शब्दों में बहुत सोच समझने के बाद ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा में इस नवीन कोशिशों को बड़ा ही पंख मिले, अर्थात परिवर्तन हुआ इस युग में अंग्रेजी साहित्य में और जापानी साहित्य में। और इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि इससे अंग्रेजी साहित्य और जापानी साहित्य पर्याप्त रूप से समृद्ध हो गया, क्योंकि यह परिवर्तन जो था वह युग के अनुकूल था, मानव के अनुकूल था और जनभाषा में इसका प्रयोग किया गया था। इसका व्यवहारिक रूप बहुत सार्थक था। इसलिए दोनों भाषाएं बहुत ही सत्वर गति से आगे बढ़ी और भाषा का स्वरूप संपन्न हो गया। आगे कहता है कि यह परिवर्तन एशिया और अफ्रीका में भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो पिछड़े हुए देश हैं, जब तक ये नए शब्दों का, नए वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक साहित्य सृजन नहीं होगा और इससे भाषा का विकास नहीं होगा। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है।
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की यह मान्यता है कि शब्द ही जब व्यवस्थित हो जाते हैं परसर्गों के प्रयोग के माध्यम से तो वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं और यह वाक्य ही अंततः भाषा का रूप ग्रहण करती है। इसलिए शब्द का चयन, शब्द का प्रयोग, शब्द में परिवर्तन बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। यहीं से भाषा के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। शब्द में जब हम छेड़छाड़ करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इससे भाषा का स्वरूप विकसित होता है, आगे की तरफ गतिमान होता है, आगे बढ़ता है। दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विशेष भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है और यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत हो। लेखक का कहना है कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हिंदी भाषा के नहीं हैं, विदेशी भाषा के हैं, लेकिन सहज रूप से हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में, कामों में करते हैं। जैसे स्कूल हुआ, स्कूल इंग्लिश का शब्द है लेकिन इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। इसी प्रकार से कमीज हुआ, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। चाय हुआ, चीनी हुआ, लेकिन ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम बड़े ही सहजता के साथ करते हैं। लेकिन अगर इनमें हमें परिवर्तन करना पड़े, इन शब्दों में छेड़छाड़ विदेशी शब्दों में करना पड़े, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनका मूल रूप अविकृत ही रहे, क्योंकि शब्द का अगर मूल रूप विकृत हो जाएगा तो शब्द अपनी गरिमा को खो देगा। और इस प्रकार से हमें इस बात का आवश्यकता है कि हम भाषा के मूल प्रकृति के अनुरूप ही उसमें शुद्धता का सूत्रपात करें। चाहे इस शुद्धता को हम साहित्यिक शुद्धता भी कह सकते हैं, लेकिन हर बार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द की मूल प्रवृत्ति जो है वह खंडित न हो, विखंडित न हो, विकृत न हो, वह अपनी मूल भावना से जुड़ा रहे। अब और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। हिंदी भाषा के नवीनीकरण, शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनुष्यों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ कार्य हुआ है वह अब पर्याप्त ही है। लेखक कह रहा है कि भाषा, साहित्यिक भाषा और जनभाषा में अंतर होता है, लेकिन साहित्यिक भाषा के शुद्धिकरण के लिए भारत में भी कई प्रयत्न किए गए, कई आयोगों की स्थापना की गई। 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण के लिए आयोग का गठन किया गया। कई ऐच्छिक संस्थाएं अपनी इच्छा से भाषा के स्वरूप को गढ़ने के लिए प्रवृत्त हुई। इनमें साहित्य सम्मेलन का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। कुछ विद्वान मनुष्यों ने भी अथक प्रयास किया। इनका प्रयास स्तुत्य है, सराहनीय है, जिनमें सबसे पहला नाम राहुल सांकृत्यायन का और डॉक्टर रघुवीर जैसे विद्वानों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जा सकता है कि जिन्होंने भाषा को गतिशील बनाने के लिए, परिवर्तनशील करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन यह कार्य उतना महत्वपूर्ण होते हुए भी उतना विकास नहीं कर पाया, उतना बड़ा आकार नहीं
ले पाया जितना जनमानस के लिए अपेक्षित था। इसलिए यह कार्य होने के बावजूद भी अपर्याप्त ही रहा, बहुत कम मात्रा में हुआ, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवावस्था में ही शुरू हुआ और शैशवावस्था में ही समाप्त हो गया। इसका कारण है कि पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। इसकी प्रगति में, भाषा की प्रगति में दो तत्व महत्वपूर्ण हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रथम वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। कह रहा है कि एक वर्ग यह है जो शुद्ध भाषा, साहित्यिक भाषा का पक्षधर है, और वह जो जन सामान्य में साधारण शब्द प्रचलित हैं उनको वह उस रूप में ग्रहण नहीं करता जिस रूप में प्रचलित है। इससे भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा वर्ग वह है जो अपने विषय में पारंगत है, विद्वान है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से विचार करने के कारण भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। कह रहा है कि विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जो साहित्यिक दृष्टि से भाषा का स्वरूप गढ़ना चाहता है, लेकिन पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वह उन शब्दों में इतनी विकृति उत्पन्न कर देता है, उन शब्दों के मूल भाव को इतना खंडित कर देता है कि वह शब्द अपने मूल अर्थ को ही खो देता है। तो इस प्रकार ये दो प्रवृत्तियां हैं जो भाषा के विकास में बाधक हैं। एक तो जो प्रचलित विदेशों के शब्द हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, उनको यथा जैसे हैं उस रूप में ग्रहण नहीं करता। दूसरा वर्ग यह है जिसके पास पर्याप्त साहित्यिक समझ का दावा करता है, लेकिन शब्दों से इतना छेड़छाड़ कर देता है कि भाषा अपने मूल कथ्य से हट जाती है, मूल भावना से अलग हो जाती है, और ये दोनों तत्व भाषा के विकास में बाधक हैं। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि ये आयोग उपयुक्त उन बाधक तत्वों को हटाकर अपना काम सुचारू रूप से बना दें। कह रहा है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का यह कहना है कि हम आशा करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि भाषा के सुधार के लिए जिन आयोगों की गठन किया गया है वह आयोग ऊपर जो भाषा के विकास में जो तत्व बाधक हैं उनको हटा करके भाषा के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं, वस्तु सूचक और भाव सूचक। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए इसको, विज्ञान की प्रगति के कारण कई नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि आज विज्ञान ने पूरे विश्व में चकाचौंध पैदा कर दी। विज्ञान के चमत्कार भूमंडल के कण कण में दिखलाई देता है और विज्ञान रोज नई नई खोज करता है। निरंतर प्रयास उसका रहता है कि नवीन शोध के माध्यम से नई वस्तुओं को संसार के पटल पर लाए। और जब कोई देश किसी नई चीज की खोज कर देता है तो उस देश को यह अधिकार होता है कि उस खोज की गई वस्तु का नामकरण वह देश ही करे, और ऐसा करके वह देश उस वस्तु का नामकरण कर देता है। कह रहा है लेखक कि हमें
जिस वस्तु का खोज जिस देश ने किया, जो नामकरण दिया, उस नाम को ही सभी देशों को ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस देश में शोध की गई वस्तु का नाम उस देश ने जो रखा है, उसके स्थान पर हम दूसरा देश कोई और नाम रख दे, तीसरा देश कोई और नाम रख दे, चौथा देश कोई और नाम रख दे, तो फिर एक ही वस्तु के अनेक नामकरण हो जाएंगे और फिर उसको समझना एक दुरूह कार्य हो जाएगा और इस प्रकार से वह शोध कार्य निरर्थक हो जाएगा, अपनी मूल प्रवृत्ति से भटक जाएगा। इसलिए जिस देश ने जिस वस्तु का नाम रख दिया है, सभी देशों को उस वस्तु का नामकरण स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, ये अंग्रेजी के नाम है रेडियो, लेकिन इस नाम को ही हर एक देशों को उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे अध्ययन में सुगमता होगी और भाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है और एक उदाहरण ली। अभी तो एक उदाहरण दिया कि रेडियो हुआ और टेलीविजन हुआ, चाहे जिस भाषा में इसका प्रयोग किया जाए इसी रूप में प्रायः किया जाता है। हिंदुस्तान में भी रेडियो बोला जाता है, पाकिस्तान में भी रेडियो बोला जाता है, अंग्रेजों के यहाँ भी इसी शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यह एक भाषा के विकास की वैज्ञानिक पद्धति है, स्वाभाविक रूप है कि यह शब्द जन भाषा में के रूप में प्रयुक्त हो गया है। दूसरा उदाहरण देते हुए लेखक अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद है, सीढ़ी। हम लोग घरों के छतों के ऊपर चढ़ते थे तो बांस की सीढ़ियाँ बना लिया और उसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया है सीढ़ी। लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, विज्ञान ने प्रगति की और इस सीढ़ी और अनेक नई प्रकार की सीढ़ियों का निर्माण कर दिया। जैसे लिफ्ट, हम ऊपर चढ़ते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह में तो लिफ्ट का उपयोग करते हैं। हॉस्पिटल, बड़े बड़े बहुमंजिली इमारतें होती हैं, उस पर चलते हैं तो लिफ्ट का, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि का उपयोग करते हैं। यह सीढ़ी के ही अन्य नामकरण है जो विभिन्न देशों द्वारा किया गया है। भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इनके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं हो। लेकिन भारत में भी सीढ़ी तो हम जानते ही हैं, लेकिन लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर के लिए नए शब्द नहीं गढ़े गए, बल्कि इन्हीं शब्दों को हमने गढ़ लिया और इनसे हमें इस बात का बोध हो जाता है कि यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम ऊपर चढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विदेशी भाषा भी हो, जनग्राह्य हो, जन साधारण में प्रचलित हो, तो उसको उसी रूप में प्रचलित करते रहना चाहिए। इसी से भाषा, यही भाषा की आधुनिकता है, भाषा की विकासशीलता है, नूतनता है। और इन शब्दों को हमें यथावत ग्रहण करने में, जैसे हैं, जैसे लिफ्ट को लिफ्ट ही कहिए, एलिवेटर है एलिवेटर ही कहिए, एस्केलेटर है उसको एस्केलेटर ही कहिए, भले ही इंग्लिश के शब्द हों, अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी में भी बिना किसी परिवर्तन के इसी रूप में करना चाहिए। इससे भाषा विकसित हो। कभी कभी एक ही भाव होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न परिभाषित शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है कि कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस भाषा के शब्द के माध्यम से उसका मूल भाव प्रकट नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में उस मूल भाव को प्रकट करने के लिए संक्षिप्त परिवर्तन करते हुए शब्दों में संक्षिप्त परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। जैसे उष्ण एक भाव, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, ताप, हीट। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसको हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में ऊष्म, उष्मा, ताप तीनों में कोई बहुत भेद नहीं है जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द
कुछ कट या विपरीत प्रतीत हो सकते हैं, वे कालांतर में मामूली शब्द बनकर के सर्व प्रचलित हो जाते हैं। कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो नए रूप में हमारे सामने आते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने दिक्कत होती है, लगता है कि कोई अजीब शब्द आ गया, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रयोग करते हैं तो वह शब्द जन सामान्य के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और सुगमता से लोग उस शब्द का व्यवहार में प्रयोग करने लगते हैं और इस प्रकार से वह शब्द जनग्राह्य बन जाता है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। किसी चीज को बार बार कहने से, पढ़ने से, करने से, अभ्यास करने से वह वस्तु सिद्ध हो जाती है। तो जो शब्द पहले प्रयोग करने में हमें अटपटा लगता है, बार बार प्रयोग करने से वह सुगम हो जाता है और उसका प्रयोग सभी लोग करने लगते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही। शेष गद्यावतरण के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।